नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम सक्सेस विजन में, जिसमें हम लेकर आए हैं कला एवं संस्कृति क्वेश्चन सीरीज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं चित्रकला विषय के अध्यापक परीक्षाओं जैसे TGT, PGT कला, LT ग्रेड कला तथा DSSB में कला विषय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं कला एवं संस्कृति के कुछ चुनिंदा प्रश्नों से सजा प्रैक्टिस सेट की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर किस आकार में नियोजित थे? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो आयताकार आकार में फैले थे तथा सड़कें एक दूसरे को इसमें समकोण पर काटती थी। इसे ही ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए किस स्तूप का प्राचीन काकना काकनादबोत है? भरूच का स्तूप को, सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप या सारनाथ स्तूप। ऑप्शन 2 जो है सांची का स्तूप इसका उत्तर होगा। सांची का स्तूप का ये काकनादबोत अन्य नाम है। और सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप की खोज वर्ष 1818 में जनरल कनिंघम द्वारा की गई थी। इसका व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई 21.64 मीटर है। यह स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना गया है और वर्ष 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्राचीन गुफाओं की आकृति घोड़े की नाल के आकार की है? ऑप्शन हैं एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं या भीमबेटका की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं इनकी आकृति घोड़े के नाल के आकार की है और इनकी संख्या 30 है, लेकिन पहले इनकी संख्या 29 थी। अब 14 और 15 गुफा के बीच में एक नई गुफा की खोज होने जाने से इनकी संख्या 30 हो गई है। अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यह गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बुद्ध के जीवन प्रसंगों का इसमें चित्रण किया गया है। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जैन स्मिथ द्वारा इनको खोजा गया था और इनका निर्माण दूसरी शताब्दी में सातवाहन वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंदिर निर्माण शैलियों में से किस शैली में मंदिर के परिसर में जलाशय या तालाब बनाने की अनिवार्यता है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या पहाड़ी मंदिर शैली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं इनके परिसर में तालाब बनाने की अनिवार्यता को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला की शाही शैली का संबंध किस काल के शासकों से रहा है? मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल या मुगल काल। तो शाही शैली का संबंध सल्तनत काल के शासकों से रहा है और सल्तनत काल में शाही शैली का विकास जो है वो गुलाम वंश से लोधी वंश के शासनकाल में हुआ था। 1192 से 1557 ईस्वी तक इसका विकास हुआ है और शाही शैली के विकास में मुख्य जो भूमिका निभाई है वो खिलजी वंश और तुगलक वंश की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय स्थापत्य कला गॉथिक शैली की शुरुआत किसने की थी? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेज़ों ने या डचों ने? तो पुर्तगालियों ने इस शैली का विकास किया था, इसकी शुरुआत भारत में की थी। गॉथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ था और इस शैली में मुख्यतः गिरजाघरों का निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। भारत में सबसे पहले गॉथिक शैली में पुर्तगालियों ने गोवा और कोच्चि के चर्चों की स्थापना की थी। भारत में मुंबई सचिवालय और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इस शैली से बने हुए इमारतें हैं। यह एक तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली है और इस शैली की इमारतों में खिड़कियों की बहुत अधिकता रहती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड पर किस प्राचीनतम चित्रकला शैली का चित्रण किया गया है? वर्ली चित्रकला, वसोली चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला या मधुबनी चित्रकला। तो ऑप्शन 4 मधुबनी चित्रकला जो है इसको डेबिट कार्ड पर दिखाया गया है और यह चित्रकला मुख्यतः बिहार तथा नेपाल को कुछ हिस्सों में प्रचलित है, लेकिन मुख्यतः बिहार की ही यह चित्रकला है। और मधुबनी के 2 प्रकार हैं, भित्ति चित्र तथा एक अरिपन। तो मधुबनी चित्रकला में 5 स्टाइल होते हैं, भर्ती, करनी, तांत्रिक, गोदना और
कोहबर और मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। और इस चित्रकला के प्रमुख जो कलाकार हैं वो सीता देवी ने इसको पहचान दिलाई थी, जैसे, और दूसरे कलाकार जगदम्बा देवी हैं, महासुंदरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाट्य शैली स्वांग की हाथरसी शैली में किस भाषा की प्रधानता रहती है? ऑप्शंस हैं वांगरू, ऑप्शंस दो अवधी, ब्रजभाषा या बुंदेली। तो यह हरियाणा का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें जो बोली जाती है वो ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। और स्वांग की दो नाट्य शैली हैं, एक रोहतक शैली और दूसरी हाथरस शैली। तो रोहतक शैली की भाषा जो है वह तो होती है बांगरू और हाथरस शैली की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। तो स्वांग नाट्य शैली में धार्मिक कहानियों के आधार पर इसको मंचन किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में पुरुष नृत्य करते हैं और मुखौटे का प्रयोग करते हैं? कथकली में, कथक में, मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम में? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है मुखौटों का वो कथकली में किया जाता है। कथकली केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र का एक नृत्य शैली है और इस नृत्य की विषय वस्तु रामायण, महाभारत या शैव साहित्य की कथाओं से ली जाती है। इस नृत्य में नर्तक जो है मूक रहते हैं और वाचक कथा कहते हैं। नर्तक का बोलना इसमें वर्जित माना गया है। महिलाओं या लड़कियों का इस नृत्य शैली में भाग लेना भी वर्जित है। और नर्तक जो है इस नृत्य कला में मुखौटे लगाते हैं। इस नृत्य कला के जो प्रमुख कलाकार रहे हैं वो कुंजुम कुरूप, चंदू पणिक्कर, गुरु गोपीनाथ, BN मेनन और गोपीनाथ कृष्णन आदि इसमें रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कजरी लोकगीत शैली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत शैली प्रचलित है और यह वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश और उसके कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में इसको गाया जाता है। कजरी लोकगीत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है और भाद्र के द्वितीय पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं इस लोकगीत को गाती हैं और यह रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन एवं बैजू बावरा संगीत के किस गायन शैली के लिए विख्यात थे? ख्याल, तराना, ठुमरी या ध्रुपद? तो दोनों तानसेन और बैजू बावरा ध्रुपद के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे और ध्रुपद गायन जो है इसका विकास 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और यह पुरुषों द्वारा गाए जाने के कारण इसे मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। इस गायकी का प्रमुख अंग जो है वो है आलाप। मुगल काल में, अकबर के काल में ध्रुपद गायकी अपने चरम पर थी और अकबर के काल में गोपाल दास, हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा ध्रुपद गायन के बहुत ही अच्छे कलाकार थे। इस गायन में संगीत के लिए तानपुरा और पखावत वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में साहित्य लेखन के लिए किस लिपि का प्रचलन है? ऑप्शंस हैं मोडी लिपि, खगोष्ठी लिपि, शारदा लिपि या कुटिल्य लिपि। तो शारदा लिपि जो है ये हिमाचल प्रदेश में साहित्य लेखन के लिए प्रसिद्ध है और इसी को इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो लिपि हैं जो ऑप्शंस में दी गई हैं, जो मोडी लिपि है मराठी लिपि है और इसमें अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है। जो खगोष्ठी लिपि है यह अफगानिस्तान और सीरिया जैसे इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है और यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। और कुटिल्य लिपि ये ब्राह्मी लिपि से विकसित 6वीं से 9वीं शताब्दी में प्रचलित एक लिपि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसाई धर्म के प्रार्थना, भजन, संग्रह और सभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं साल्टर, वाल्टर, सोफिया या आल्टर पीस। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, इनको कहा जाता है साल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की एक कृति है जो कि पेरिस में संग्रहित है? तो ये कलाकार जो थे इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लैंड, स्पेन, इटली या जर्मनी। तो ऑप्शन 3 इटली के थे ये कलाकार जिन्होंने इसको बनाया। ये थे कौन, इसके बारे में जानते हैं। मोनालिसा जो पेंटिंग है इसको जो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था और विंची का जन्म 1452 ईस्वी में इटली में हुआ था। मोनालिसा पेंटिंग जो है ये नारी जाति के
एक रहस्यों की पहेली इसको कहा जाता है। और मैंने मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में, जो हम चित्र में देख रहे हैं, दृश्य चित्र को इसमें दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मनु भरत मुनि ने कितने भावों की इसमें विवेचना की है? 36, 42, 45 या 49? तो भरत मुनि ने इसमें 49 भावों की व्याख्या की है। और नाट्य शास्त्र को हम 5वां वेद भी कहते हैं। और इसमें ही सबसे पहले भरत मुनि ने 8 रसों को हमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 60, 64, 72 या 76? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का हमें इसमें अध्ययन कराया गया है। और ये इसमें 36 अध्याय हैं और 64 कलाओं का इसमें हम इसको बताया गया है। 64 कलाओं के बारे में, ये कलाएं हैं जैसे गीत है, नृत्य है, वाद्य है, काव्य, नाटक, चित्रकला, खान पीन, रहन सहन, काम कला, इस सभी के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकार दशवंत और बसावन किस मुगल शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन हैं अकबर या जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं। तो अकबर के दरबार के ये दोनों ही बहुत ही अच्छे चित्रकार रहे हैं। और दशवंत जो है ये मुगल काल में हिंदू देवी देवताओं को चित्रण इसने बहुत अच्छे से किया है। और बसावन जो है चित्र की पृष्ठिका बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में हुई है? ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो रामचरितमानस जो रचना हुई है वो अकबर के शासनकाल में हुई है। और गोस्वामी तुलसीदास ने इसको रचित किया है। और गोस्वामी तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के ही समकालीन थे, इसलिए तभी इसकी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के स्तंभ में वेदिका पर उत्कीर्ण किए गए हैं उन जानवरों में से इनमें से कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं घोड़ा, गाय, शेर, बैल। दूसरा ऑप्शन है बैल, घोड़ा, शेर, हाथी। तीसरा हाथी, महिष, घोड़ा, शेर। और चौथा सांड, घोड़ा, शेर या गाय। सारनाथ में जो स्तंभ है उस पर घोड़ा, बैल, शेर, हाथी इनको दर्शाया गया है। और ये जो है सारनाथ स्तंभ जो है ये अशोक ने इसको बनवाया था और इसको सिंह स्तंभ भी कहते हैं। सारनाथ स्तंभ की चौकी पर पूरब में हाथी है, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में शेर तथा दक्षिण दिशा में घोड़े इसमें उत्कीर्ण है। और अशोक की लाट ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और इसका निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी ऊंचाई 45 फीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं ऑस्टा वाइल्ड, H.L. ब्रांग, रामकिंकर बैच और N.J. कांटे। तो N.J. कांटे जो है इन्होंने आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार किया है। इनका पूरा नाम था निकोलस जैकस कांटे और इन्होंने इसका आविष्कार 1795 ईस्वी में किया था। और 1861 ईस्वी में एडवर्ड फेबर ने यूनाइटेड स्टेट में पहली पेंसिल फैक्ट्री का निर्माण किया था। और लैटिन भाषा जो है इसमें पेंसिल का जो है इसका अर्थ है वो है छोटी पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? हिब्रू, अंग्रेजी, लैटिन या स्पेनिश? तो हिब्रू भाषा जो है इसमें मूल रूप से बाइबल लिखी हुई है, क्योंकि बाइबल के 2 भाग हैं। एक ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि इसको पूर्व विधान भी कहते हैं, क्योंकि यह यहूदियों का भी एक ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट। तो इसकी भाषा हिब्रू है जो कि यहूदियों की मुख्य भाषा है। और इसका नया भाग जो है वो है न्यू टेस्टामेंट यानी कि नव विधान। और बाइबल का पुराना जो नाम है वो है उत्पत्ति, जेनेसिस, यानी कि जिसे यहूदी और ईसाई दोनों मानते थे। और विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक वो है बाइबल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला शैली की नींव रखने वाला
शासक निम्न में से कौन सा था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो हुमायूं जो है वह मुग़ल चित्रकला की नींव रखने वाला माना जाता है, क्योंकि हुमायूं ही अपने साथ ईरान से 2 चित्रकार लाया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। इसीलिए इसी को जो है भारत में मुग़ल चित्रकला शैली का नींव रखने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के इतिहास में सबसे प्राचीनतम चित्र शैली कौन सी है? ऑप्शंस हैं गुलर चित्र शैली, भित्ति चित्रकला शैली, पाल चित्रकला शैली या मेवाड़ चित्रकला शैली। तो ऑप्शन 2 जो है भित्ति चित्रकला शैली, यह सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, क्योंकि आदि मानव ने सबसे पहले गुफाओं की दीवारों और छतों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू की थी। और इस कला का काल जो है वो 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस चित्रकला शैली में खनिज रंगों जैसे गेरू और कोयला इनका प्रयोग किया गया था, और यही सबसे प्राचीनतम शैली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के प्रसिद्ध कलाकार पंडित लच्छू महाराज एवं पंडित बिरजू महाराज किस संगीत घराने से संबंधित थे? ऑप्शन है इसके जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना या रायगढ़ घराना। तो ये दोनों लखनऊ घराने से संबंधित थे, और लखनऊ घराना जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था कथक के लिए, वाजिद अली शाह के शासन में यह अपने चरम पर पहुंचा था। और कथक के लखनऊ घराने पर मुग़ल प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि अन्य किसी भी घराने पर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरताली लोक नृत्य किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो राजस्थान की एक लोक नृत्य है ये तेहरताली। यह लोक नृत्य राजस्थान की कमाण जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में महिलाएं अपने हाथों, पैरों और शरीर के अन्य भागों में 13 स्थानों पर मंजीरें बांधती हैं। यह लोक नृत्य राजस्थान के रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण होता है। और राजस्थान राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य जो हैं वो भी हम देख लेते हैं, जैसे गणगौर, झूमर, घूमर, कालबेलिया, भवई और कठपुतली नाच भी राजस्थान राज्य के अन्य नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस एक शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम सदीर है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी नृत्य। तो इसका जो उत्तर होगा वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, और यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सबसे प्राचीनतम होने के साथ साथ यह दक्षिण की देवदासियों द्वारा शुरू माना जाता है, और भरतनाट्यम को सदीर और दासीअट्टम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नटराज की जो मूर्ति है इस नृत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के जो कुछ प्रमुख कलाकार हैं वो हैं रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, बैजंती माला और हेमा मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा पश्चिम दिशा में किस मठ की स्थापना की थी? गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योति मठ या श्रृंगेरी मठ? तो ऑप्शन 2 शारदा मठ जो है इसका उत्तर होगा। शारदा मठ की स्थापना पश्चिम में इन्होंने की थी। तो बाकी को हम देखते हैं, जो पूर्व में इन्होंने की थी वो गोवर्धन मठ थी, पुरी उड़ीसा में है, पश्चिम में शारदा मठ, द्वारका गुजरात में, उत्तर में ज्योति मठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबद बीजापुर में जो स्थित है यह किस सुल्तान का मकबरा है? ऑप्शन हैं यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह और अली आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह जो हैं इनका मकबरा है गोल गुंबद, और गोल गुंबद का जो निर्माण हुआ था वो 1526 से 1656 ईस्वी में हुआ था। और इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 200 फुट और इसका व्यास 125 फुट है। और इस गुंबद की एक विशेषता है कि इसकी जो दीर्घा है उसको हम फुसफुसाहट दीर्घा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत ग्रंथ के सभी पर्वों यानी कि अध्यायों में से सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ऑप्शन हैं भीष्म पर्व, आदि पर्व,
विराट पर्व और शांति पर्व। तो शांति पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। शांति पर्व महाभारत ग्रंथ का 12वां पर्व है और यही सबसे बड़ा है। महाभारत में कुल 18 पर्व यानी कि अध्याय हैं और 12वें पर्व में राजधर्म का विस्तार से वर्णन है, इसलिए इसे राजधर्म पर्व भी कहते हैं। शांति पर्व के अधिकांश श्लोक मनुस्मृति में ज्यों के त्यों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुराण में भारतवर्ष के कुल 7 पर्वतों, उनसे निकलने वाली नदियों तथा जनपदों की सूची दी गई है? मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण? तो ऑप्शन ए जो है मार्कंडेय पुराण, इसी में इन सब का वर्णन दिया गया है। और पुराण जो है वो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और इनकी संख्या 18 है और इसके रचयिता जो है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और जो मार्कंडेय पुराण है इसी में दुर्गा सप्तशती को रखा गया है, यह यहीं मिलती है। तो साथियों, इस तरह की वीडियोज अगर आप और चाहते हैं तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम सक्सेस विजन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।